हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है फिर से लर्न विद संजय के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, जिसकी हम लोग बात किए थे। बोले थे ना कि हिटलर की जो कहानी है बहुत ही ज़बरदस्त है और मज़ेदार भी है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिटलर के बारे में। क्या पढ़ेंगे? नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। नाजिज्म के बारे में पढ़ेंगे और हिटलर कैसे ऊपर उठा उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहली बात, हम लोग जैसे द फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़े थे। क्या पढ़े थे हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन में? फ्रेंच रेवोल्यूशन हम लोग ये पढ़े थे कि पूरा कहानी को एक बायोग्राफ मतलब एक छोटा सा पैराग्राफ में समझाया गया था। उसी प्रकार यहाँ पे होता है ना कि फिल्म देखें बहुत बड़ा हम लोग। एक होता है ट्रेलर, ट्रेलर में पूरा फिल्म के बारे में पता किया जाता है। तो ट्रेलर हम लोग ट्रेलर देखेंगे पहले, उसके बाद हम लोग फिल्म के आगे बात करेंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं हम लोग नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, स्टोरी ऑफ हेलमुथ। ये स्टोरी ऑफ हेलमुथ, ये हेलमुथ कौन था भैया? तो ये बोल रहा है इन द स्प्रिंग ऑफ 1945 ए लिटिल 11-year-old a German boy called Helmut was laying in a bed when he overheard his parents discussing something in a serious tone. His father, a prominent physician, and deliberated with his wife whether the time had come to kill the entire family or if he should commit suicide alone. His father spoke about his fear of the revenge, saying, "Now Alice will do to us what we did to the crippled and Jews." The next day, he took Helmut to the wood where they spent their last happy time together, singing on old children's. Saying later, Helmut's father shot himself in his office. Helmut remembered that he saw his father's bloody uniform being burnt in the family fireplace. He was afraid that his mother might poison him. देखो कहानी क्या हुआ। कब की बात है? 1945 की बात ना। हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अभी हम लोग 1945 की बात कर रहे हैं। मतलब ये स्टोरी का रिकैप देख रहे हैं हम लोग, है ना। मतलब छोटा सा एक तुरंत देखेंगे कि क्या क्या हुआ होगा इसमें। इसमें क्या हुआ था 1945 में? एक छोटा सा 11 साल का लड़का था, वो जर्मन बॉय था, है ना, जर्मनी से था वो अपना सोया हुआ था और अपने पेरेंट्स को सुन रहा था कि वो लोग ना, पेरेंट्स सीरियस टोन में कुछ बातें कर रहे थे और बातें ये चल रही थी कि अब हम लोग को मरना होगा या तो हम लोग को सुसाइड करना होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कुछ अत्याचार किया हुआ है। किसके साथ? जूइस के साथ। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? अब तो सुसाइड करना पड़ेगा। अब वो लोग शायद बदला लेगा, एलिस पावर वाला लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट डे क्या किया? हेलमुथ अपने फैमिली के साथ चले गए कहाँ पर? वुड वेयर दे हैड स्पेंड देयर लास्ट हैप्पी टाइम। वहाँ पे उन लोगों ने अपना बहुत ही हैप्पी टाइम गुजारा। क्या करके? सब मजा मस्ती करके अपना हैप्पी टाइम गुजारा वहाँ पे वो लोग सब कोई ने। तो टुगेदर सिंगिंग ऑल चाइल्ड सॉन्ग, है ना, ऑल चाइल्ड सॉन्ग गाते हुए लेटर हेलमुथ फादर शॉट हिमसेल्फ। हेलमुथ के जो पिताजी थे वो अपने आप को सुसाइड कर लिए, अपने आप से सुसाइड कर लिए, मतलब मार लिया अपने आप को गोली, है ना। अपने आप को क्या मार लिया? गोली मार लिया। और हेलमुथ अपने पापा के उस बॉडी ब्लडी वाला शरीर देख करके बहुत घबरा गया, क्योंकि उन्होंने सुना था कि भैया कि अब हम लोग क्या करना पड़ेगा? सुसाइड करना पड़ेगा। अब हम लोग सबको, पूरा एंटायर फैमिली को मरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने जो इसके साथ कुछ गलत किया था। क्या गलत किया था वो हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे, है ना, आगे के वीडियोस में। जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग जानते जाएंगे कि क्या उन्होंने गलत किया था, क्यों उन लोग को सुसाइड करना पड़ा, है ना। अब देखो, तो इन्होंने देखा कि उसके पिताजी को क्या कर दिया गया? जला दिया गया फायर प्लेस में। और वो ये सब बात सुन करके डर गया था। मुझे था वो डर गया था, 11 साल का लड़का था, वो डर गया था। क्यों डर गया था? क्योंकि देखो भैया, मेरी मम्मी मेरे खाने में जहर ना मिला दे। इसके कारण से क्या हुआ? इसके कारण से वो भाग गया था, है ना। क्या भाग गया? क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी उसके खाने में जहर ना मिला दे। समझ में आई बात है? हाँ, तो ये थी स्टोरी। अभी और भी देखेंगे क्या क्या हुआ था। जिसको नोट करना है वो नोट कर सकते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। In May 1945, Germany surrendered to the Allies, anticipating what was coming. Hitler, his propaganda minister, Goebbels, and his entire family committed suicide collectively in the Berlin bunker in April. देखो भैया, अब हिटलर भी सुसाइड करने पर आ गया था। क्यों सुसाइड किया होगा हिटलर ने? क्या मजबूरी रही होगी जो हिटलर सुसाइड कर लिया? मैं हिटलर का बहुत बड़ा फैन हूँ, है ना।
मैं हिटलर का इसलिए नहीं फैन हूँ क्योंकि उन्होंने इतना सारा अत्याचार किया। मैं हिटलर का इसीलिए फैन हूँ क्योंकि उसका एटीट्यूड देखो यार, बंदा का एटीट्यूड गजब था। मेरे को हिटलर का जो एटीट्यूड था ना वो मतलब किसी से डरता ही नहीं था वो। हम हैं तो हैं, कुछ भी है भैया, हार गए तो क्या हुआ है, हिटलर फिर भी उसी तरह नाम देखो उसका, उसके माँ बाप जो होंगे ना, नाम भी बड़ा चलो हिटलर। मेरे उसका एटीट्यूड मेरे को बहुत पसंद आया था, बहुत पसंद है उसका एटीट्यूड। हिटलर बस करना है मतलब करना है, दैट्स ऑल, है ना, कैसे भी करना है बस करना है मतलब करना है, दैट ऑल। देखो तो हिटलर भी लास्ट में सुसाइड कर लिया। एट द एंड ऑफ द वार एंड इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स एट द न्यूमगर was set up to prosecute Nazi and war criminal for crime against the peace, for the war crimes and the crimes against the humanity. नाजिज्म को भी खत्म कर दिया गया लास्ट में। जर्मनी कंडक्टेड ड्यूरिंग द वार स्पेशली दोज एक्शंस which come to be called crimes against humanity। ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम कर रहा था जर्मनी। अब देखो ये क्या क्या हुआ होगा वहां पर, मैं ये मत सोचना कि भैया आप खाली रीड कर दे रहे हो, अभी मैं बता दूंगा ना, मजा खत्म हो जाएगा कहानी में, इसलिए मैं रोक के रखा हूँ ना कहानी में मजा दिलाने के लिए। मैं रीड कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर बता दे रहा हूँ अभी क्या क्या हुआ होगा। देखो व्हाट वेयर दिस एक्ट्स, क्या एक्ट्स था, क्या मजबूरी रहा होगा जो हिटलर को सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया। वही बात हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे, है ना, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है। ये था अभी तक स्टोरी चल रहा था, ये रिकैप चल रहा था, ये ट्रेलर चल रहा था, पिक्चर अभी बाकी है, अभी देखेंगे हम लोग पिक्चर की कहानी। अभी चल रहा था ये चल रहा था रिकैप, ये चल रहा था ट्रेलर। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम लोग चलते हैं आगे की ओर। तो व्हाट वेयर दिस एक्ट्स, वो एक्ट्स क्या था। अंडर द शैडो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी हैड waged a geological war which resulted in the mass murder of selection groups in the innocent civils of the Europeans। देखो भैया जब सेकेंड वर्ल्ड वार चालू हो रहा था, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार इधर चल रहा है, उसके साइड मतलब उसके जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था उसी टाइम में ही क्या हो रहा था कि जर्मनी हैड वेग्ड ए जियोलॉजिकल वार व्हिच रिजल्टेड इन द मास ऑफ मर्डर सेलेक्टेड ग्रुप्स ऑफ इनोसेंट। बहुत यूरोपियंस को मार दिया गया था। कैसे, पीपल किल इंक्लूडिंग 6 मिलियन जूइस, 6 मिलियन जूइस को मार दिया था। ये हिटलर के टाइम हो रहा था भैया। देखो यही उन्होंने बहुत गलती किया था, इतना लोगों को उन्होंने मारा था। 6 मिलियन जूइस वेयर किल्ड, 2 लाख बिशपीस को मार दिया गया था, 1 मिलियन पोलिश सिविलियन को मार दिया गया था, 70,000 जर्मन हु वेयर कंसिडर्ड मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड बिसाइड इमेमोरेबल पॉलिटिकल ओपोनेंट्स। न्यूमर्क्स ट्राइबल सेंटेंस्ड ओनली 11 लीडिंग नाजिज्म टू द डेथ एंड मेनी वेयर इम्प्रिजन्ड फॉर लाइफ। अब किसी को ना उठा के ले जाके डाल दिया गया और उसको जिंदगी उम्र कैद सजा सुनाई दिया गया। ठीक है, तो ये सब हुआ था उस टाइम में, जब कब शैडो, अंडर द शैडो ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार भी चल रहा था, उसके दौरान ये सब भी बातें चल रही थी वहां पर। ठीक है, और इतने लोगों को क्या कर दिया था कि मार दिया गया था, इतने लोगों को ना। अब क्यों मारा था वो हम लोग आगे की वीडियोस में बात करेंगे। अभी हम जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे, अभी हम लोग ये तो फिर रिकैप ही देख रहे हैं, अभी तक हम लोग रिकैप ही देख रहे हैं। फिर आएगा, अब आने वाला है बर्थ ऑफ वेमर रिपब्लिक। अब यहाँ से शुरू होने वाली है असली कहानी, यहाँ से जन्म होता है वेमर रिपब्लिक की। अब क्या क्या ये करेगा, क्या क्या आगे ये करेगा, क्या क्या नियम बनाएगा, सब कुछ अभी तो सब कुछ चल रहा था ठीक ठाक। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से शुरू होने वाली है कहानी। अब हम लोग चलेंगे पीछे। अभी हम लोग यहाँ पे फ्रंट में ही थे, है ना, सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में, मतलब तभी हम लोग 1945 में ही चल रहे थे। अब चलेंगे 1945 से पहले, जहाँ से ये शुरू हुआ था। अब यहाँ से कहाँ से चलेंगे हम लोग, जहाँ से शुरू हुआ था। शुरू कहाँ से हुआ था वो देखेंगे हम लोग। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बर्थ ऑफ वेमर रिपब्लिक। अब यहाँ जन्म हुआ वेमर रिपब्लिक। अब देखो ये क्या चीज है। इन द अर्ली ईयर ऑफ द 20th सेंचुरी जर्मन फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वार। पहला वर्ल्ड वार कब हुआ था, 1914 से 1918 तक। बहुत जरूरी है याद रखना। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था, शुरुआत हुआ था 1914 से और खत्म कब हुआ था, 1918 में जाकर के। अलोंग द साइड ऑफ ऑस्ट्रिया एम्पायर अगेंस्ट द एलिस। एलिस पावर जो था वो अलग था और ऑस्ट्रिया जर्मनी अलग था। एलिस पावर से लड़ रहा था इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया। ये तीनों कंट्री एक साइड था। ऑल रिसोर्सेज ऑफ यूरोप वेयर ड्रेन्ड आउट बिकॉज ऑफ द
वार जर्मन ऑक्यूपाइड फ्रांस एंड बेल्जियम, है ना, जर्मनी किसको किसको ऑक्यूपाई कर लिया था, फ्रांस और बेल्जियम दोनों को ऑक्यूपाई कर लिया था। बट अनफॉर्चुनेटली एलिस स्ट्रेंथेंड बाय द यूएस एंट्री इन 1970। एलिस और भी तगड़ा हुआ जब यूएस एंट्री मार दिया एलिस ने, इसमें ना एलिस और भी तगड़ा हो गया, वन डिफीटिंग जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर इन नवंबर 1980, है ना। लास्ट में क्या कर दिया गया, जर्मनी को हरा दिया गया, जर्मनी हार गया, जर्मनी क्या कर गया, हार गया। At Weimar, the National Assembly meet and established a democratic constitution। अब वहाँ पे फिर से क्या कर दिया गया, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया गया। विद ए फेडरल स्ट्रक्चर इन द जर्मन पार्लियामेंट, ड्यूटीज वेयर हेल्ड इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एन अडल्ट यूनिवर्सल वोट। एडल्ट यूनिवर्सल वोट मतलब 18 साल से जो ऊपर है उसको वोट देने का अधिकार था। कब, ये वार के बाद, जब वार में क्या हो गया, जर्मनी हार गया, उसके बाद से क्या कर दिया गया, फिर से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया वहाँ पर जर्मनी में, और फिर से वही सिस्टम लागू कर दिया जो पहले था, 18 साल के बाद आदमी वोट दे सकता। ठीक है, कास्ट बाय ऑल एडल्ट्स इंक्लूडिंग वुमेन, वुमेन भी वोट दे सकती है। जर्मनी लॉस्ट ओवरसीज कॉलोनीज, हम ना जिसको ओवरसीज किया गया था कॉलोनीज को, सारा जर्मनी इसको, देखो वार में दो ही चीज होता है ना, लॉस होगा, वार में एक ही चीज होता है, लॉस होता है, सिर्फ लॉस ही लॉस होगा, वेपन्स का लॉस होगा, आर्मीज का लॉस होगा, और जो भी तुम कब्जा करके रखा है वो भी खत्म हो जाएगा भैया, लो भैया खत्म हो गया। द वार गिल्टी कॉसेस हेल्ड जर्मनी रेस्पॉन्सिबल फॉर द वार, और जर्मनी को ही रेस्पॉन्सिबल बताया गया कि यही इसी के कारण क्या हुआ था, वार हुआ था। डैमेज एलिस कंट्रीज सफर्ड द एलिस आर्मीज एंड ऑक्यूपाइड रेन इन 1920, और लास्ट में रेन लैंड को भी कवर कर लिया गया कब, 1920 में। समझ में आई, ये वेमर रिपब्लिक का बर्थ इसी यहाँ से हुआ था ना। अब देखो यहाँ पे, यहाँ जंग ऐसा नहीं है अगर तुमको हरा दे तो क्या समझ लिया था कि वो हार गया, वो नहीं, वो अंदर से बहुत गुस्सा में है। अब देखो वो क्या क्या करेगा आगे, है ना, क्या क्या करेगा आगे और क्या क्या करना, अब ये सब देखना। भाई वर्ल्ड वार में हार गया, कुछ तो जरूर हुआ होगा ना, अब देखो कुछ तो जरूर ऐसा करेगा कुछ कि भैया जीतना है इनको हमको, ठीक है, इस बार तो जीतना है मेरे को। समझ में आई मेरी बातें, हम भैया समझ में आई तो स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं। चलिए, द इफेक्ट ऑफ वार, मैंने बोला अभी तुरंत कि वार का एक ही मतलब होता है भैया तुमको नुकसान होने वाला है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, तुमको ना ही उससे 1 रुपया आमदनी होने वाला है, सिर्फ वार में सिर्फ तुमको नुकसान होगा, दैट्स ऑल, खत्म कहानी। तो देखो वार में हुआ क्या, इफेक्ट क्या पड़ा वार के बाद। द एंटायर कंटिनेंट वाज डिवास्टेटेड बाय द वार बोथ फिजिकली एंड द फाइनेंशियली, दोनों तरफ से, फाइनेंशियली भी जाएगा भैया और फिजिकली भी जाएगा। फाइनेंशियली तो गया एकदम, वार में पूरा पैसा नुकसान हो जाता, खत्म हो गया तुम्हारा पूरा, ठीक है। गिल्टी नेशनल ह्यूमिलेटेड वाज कैरिड बाय द रिपब्लिक एंड फाइनेंशियली क्रिपल्ड बाय बीइंग फोर्स्ड टू पे कंपेंसेशन। कंपेंसेशन मतलब भरपाई करना पड़ेगा तुमको, जो लॉस हुआ है वो भरपाई करना पड़ेगा, ठीक है। कंपेंसेशन का मतलब होता है सोशलिस्ट, कैथलिक्स एंड द डेमोक्रेट्स सपोर्टेड द वेमर रिपब्लिक, ये लोग वेमर रिपब्लिक को सपोर्ट किया, कौन कौन, सोशलिस्ट, कैथलिक्स एंड द डेमोक्रेटिक सपोर्टेड द वेमर रिपब्लिक एंड दे कैरिड वेयर मॉकिंगली कॉल्ड नवंबर क्रिमिनल्स, उन लोगों को क्या बोला जाता था, नवंबर क्रिमिनल्स भी बोला जाता था मॉकिंगली। द फर्स्ट वर्ल्ड वार लेफ्ट ए डीप इम्प्रिंट्स ऑन यूरोप सोसाइटी एंड पॉलिटी, soldiers are placed above the civilians but unfortunately soldier lives in a miserable life, ठीक है, मतलब बहुत ही कठिन परिस्थिति में रहने लगा कहाँ का सोल्जर लोग, इन मिजरेबल लाइफ, बहुत ही कठिन परिस्थिति में, ठीक है। डेमोक्रेसी वाज ए यंग एंड फ्रीगल आइडियाज कुड नॉट सर्वाइव द इनस्टेबिलिटीज ऑफ इंटरवार यूरोप ना। तो ये सब चीजें हुआ था क्या, वार का इफेक्ट। वार का इफेक्ट देखो क्या हुआ, सोल्जर सब ठीक से अपना जिंदगी नहीं जी पा रहा है भैया, ये सब वार में हुआ। अरे जब भैया वार में हो गया सोल्जर कैसे जिएगा अपना जिंदगी, पैसा तो कैसा खत्म हो गया सब, है ना, जो भी वेपन्स वगैरह था वो भी खत्म हो गया, अब पैसा है नहीं, वेपन्स लाएगा कैसे, वेपन्स नहीं लगेगा, दूसरा आदमी वार करेगा, दूसरा आदमी अटैक करेगा, छोड़ के जाना पड़ेगा, वेपन्स नहीं है इसके पास, है कि नहीं। हाँ, तो ये सब सारी काम हुआ था वहाँ पर, क्या हुआ, वार के बाद इफेक्ट हुआ इतना सारा वार। तो मैं हिस्ट्री हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमने जो गलती कर चुके ना, मतलब जो गलती हो चुका है एक बार पहले, वो गलती फिर दोबारा ना हो। आप लोगों ने बीच में सुना होगा कि वर्ल्ड वार 3 होने वाला है,
वर्ल्ड वार 3 भी होता ना तो फिर उसमें वार में सिर्फ लॉस ही होता, वार में सिर्फ लॉस ही होता, लॉस के अलावा और कुछ नहीं होता। ठीक है, लॉस, वार में सिर्फ एक ही चीज होता है, लॉस, लॉस एंड दैट्स ऑल, लॉस। ठीक है, समझ में आई मेरी बातें? स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग चलते हैं आगे की ओर। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म। अब देखो ये पॉलिटिकल रेडिकलिज्म क्या है। द वेमिनार रिपब्लिक बर्थ कंसाइडेड विद द रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग ऑफ द स्पेशलिस्ट रिगेज ऑन द पैटर्न ऑफ द बोल्शेविक रेवोल्यूशन इन रशिया। बोल्शेविक रेवोल्यूशन पे ये लोग चल रहा था। दे क्रश्ड द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ ए वार पेनिट्रेशन। फिर वार पेनिट्रेशन के द्वारा सब कुछ खत्म हो गया। ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फ्री क्रॉप्स, उन लोगों को फ्री क्रॉप्स भी बोला जाता था। कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट बिकम द एनिमीज, है ना, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट एनिमीज बन गया। पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशंस हाइटेंटेड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस। अब ये लोग क्या हो गया, अब इकोनॉमिक क्राइसिस जो लोग का और भी ज़्यादा बढ़ गया। क्राइसिस ऑफ 1923, जर्मनी रेफ्यूज टू पे ऑफ द फ्रांस एंड ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्री एरिया। जर्मनी तो बोल दिया भैया वार, तो वार हुआ, खत्म हो गया। इन लोग पे सारा बोझ डाल दिया गया था कि तुम लोग के चलते वार हुआ था और वार में इतना नुकसान हुआ और वार का जो भरपाई करना है वो तुमको करना है। ये लोग बोल दिया कि हमसे भरपाई नहीं होगा। ये लोग रिफ्यूज टू पे द फ्रांस एंड ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरियाज रूरल टू क्लेम देयर कोल, देयर इमेज ऑफ जर्मन्स कैरिंग द कैथ लोड्स ऑफ करेंसी नोट्स टू बाय ए लोफ ऑफ ब्रेड। बताओ, झोला भर भर के लेके जाता था पैसा और क्या होने लगा, झोला भर भर के पैसा लेके जाता था और वो लोग क्या करता था, एक ब्रेड खरीदने के लिए एक झोला लेकर के जाना पड़ता था उन लोगों को। देखो यही होता है। मैं एक बात बताता हूँ कि अगर गुड्स और पैसा जब सेम टू सेम होगा ना तभी कंट्री ठीक से चलेगा, नहीं तो फिर अगर पैसा ज़्यादा छाप दिया, है ना, पैसा अगर ज़्यादा छप गया ना तो फिर कंट्री अच्छे से चल नहीं सकता। सबके पास पैसा हो जाएगा, गुड्स खरीदेगा ही नहीं तो फिर वो कंट्री ठीक से नहीं चल सकता। इमेज ऑफ जर्मन कैरिंग द कैथलोट्स ऑफ द करेंसी नोट्स टू बाय ए लोफ ऑफ ब्रेड, झोला भर के लेके आता भैया और एक ब्रेड लेके आता था। was widely published evoking worldwide sympathy. The crisis came to known as hyperflation, a situation when the prices rises phenomenologically high। और धीरे धीरे क्या होगा, phenomenologically high मतलब ज़्यादा होते चला जाएगा, होते चलता चला गया। ठीक है, ये समझ में आई पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड द इकोनॉमिक क्राइसिस। ये वो हेडिंग है एंड इकोनॉमिक क्राइसिस भी हो गया यहाँ पर, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। आप देखेंगे कि वार का जो इफेक्ट हुआ क्या हुआ यहाँ पे। अभी इसके बाद ना एक जो आया ईयर, इसके बाद का जो ईयर आया वो डिस्प्रेशन का आया ईयर, है ना। वो बोलते हैं ना हम डिस्पर्सन में हैं, वो डिस्प्रेशन में हो गया, है ना। तो क्या डिप्रेशन में था वो, इसके बाद वाला जो हाल था वहाँ का डिप्रेशन में था पूरा। समझ में आई? किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग चलते हैं आगे की ओर। द ईयर ऑफ डिस्पर्सन, नहीं डिप्रेशन, ये डिस्पर्सन नहीं है, हमें तो डिस्पर्सन में चल गया, वो डिस्पर्सन नहीं, द ईयर ऑफ डिप्रेशन। अब देखो इसमें हुआ क्या। द ईयर बिटवीन 1924 एंड 1928 सो सम स्टेबिलिटी। द सपोर्टर ऑफ शॉर्ट टर्म लोन वाज विथड्रॉ व्हेन द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज crashed in 1929. Great economic depression started, and over the next 3 years between 1929 to 1932 and the national economy of the US fell by half. US का जो इकोनॉमी था ना वो आधा हो गया। The economy of a German was worst hit, है ना। वहाँ का जो इकोनॉमी था मतलब बदतर से और भी ज़्यादा बदतर हो गया था। Worker became jobless and went on street with a placard saying willing to do any job, है ना। अब देखो जो वर्कर था ना वो कार्ड पहन लिया, लिख दिया था वहाँ पे willing to do any work, जो काम करवाओगे भैया वही काम हम करेंगे, हमको पैसे चाहिए, कैसे भी करके हमको पैसा चाहिए, जो काम करने बोलोगे हम वो काम करेंगे, बस हमको पैसा चाहिए। यूथ इंडल्जिंग देमसेल्व्स इन ए क्रिमिनल एक्टिविटीज़, कोई तो मार धार के लिए मतलब ओ लो 50,000 रुपया इसको गोली से उड़ा दो, ठीक है भैया तो 50,000 रुपया दो इसको गोली से उड़ा दो, बस वो भी काम करने लगे लोग, है ना। एक्टिविटीज, द मिडिल क्लासेस एंड द स्मॉल बिजनेस मैन वेयर फिल्ड विद द फियर ऑफ पॉलिटिनाइजेशन, मतलब उसको डर लगने लगा कि हम और भी ज़्यादा गरीब होता चले जाएंगे। पॉलिटिनाइजेशन मतलब और भी ज़्यादा गरीब होते चले जाना,
ठीक है, एनेक्सिटी ऑफ बीइंग reduced to the rankers of working classes and unemployment political also Weimar Republic was frequent। ये हुआ था वहाँ पर। क्या हो गया देखो भैया, इकोनॉमी जो था वो पूरा घट गया और जर्मनी पहले से ही खराब हो चुका था। वर्कर जो था वो प्ले कार्ड पहन के आ गया था रोड पर, कुछ भी काम कर लेंगे भैया, किसी को भी एनिमीज वगैरह, मतलब वो लोग अब गलत काम भी, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी करने लगे। तो ये सब हुआ था। तो ये ईयर ऑफ डिप्रेशन में था। ये डिप्रेशन ऑफ ईयर के टाइम में ये सारी बातें हुई थी। और ये अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। इनहेरिटेंस डिफेक्ट ऑफ वेमर रिपब्लिक। अब देखो इसमें क्या क्या था। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अचीविंग ए मेजॉरिटी बाय एनी वन पार्टी इन नियर इम्पॉसिबल टास्क। अब देखो बड़ा गजब नियम था यार उस टाइम। ये नियम क्या था देखो, मतलब मान लो यहाँ पे 4 पार्टी खड़े हैं, है ना, इलेक्शन में 4 पार्टी अगर खड़ा है, पार्टी ए, पार्टी बी, सी और डी, ना। अगर मान लो पार्टी ए 50% वोट लाया, ठीक है, और ये लाया 10%, ये लाया 5-6 और ये लाया 20% और ये भी लाया 20%, तो ये जितना परसेंट वोट लाया ना, ये उतना परसेंट एरिया को अपना कब्जा में रखेगा, ना। मतलब और ये जितना परसेंट वोट लाया उतना परसेंट इसका कब्जा में एरिया रहेगा, ये जितना परसेंट लाया उतना परसेंट में कब्जा रहेगा। तो बताओ इसमें क्या कभी इकोनॉमी बढ़ सकता है कंट्री का, देश विकास हो सकता है? सब ये भी बोलेगा भैया पहले हम लूटो, 50% है मेरा, ये बोलेगा 10%, ही 10% तो लूटो कम से कम, ये 20%, ये भी 20%, जितना परसेंट मिला जाएगा। ये लोग बोलेगा पहले भैया हम लोग को लूटो, पहले ये लोग तो लूटने वाला काम करेगा, विकास थोड़ी ना होगा यहाँ पर। हाँ, तो ये बोला है कि मेजोरिटी by any one party in near impossible task. Article 48 gave the president the power to impose emergency, suspend civil rights and the rule by decree। अब देखो यहाँ पे होता क्या था कि अगर मान लो गवर्नमेंट बोल दिया कि इमरजेंसी लागू करो अभी तुरंत, तो वो इमरजेंसी हो जाएगा, है ना। वहाँ पे क्या हो जाएगा, इमरजेंसी हो जाएगा। वेमर रिपब्लिक सो द 20 different cabinets lasting on the average 239 days and liberal uses of Article 14। मतलब अगर बोल दिया ये लागू होना चाहिए, मतलब लागू होना चाहिए और ये लागू होगा, और प्रेसिडेंट अगर इमरजेंसी के लिए बोल दिया तो वो तुरंत लागू होगा। समझ में आई? हाँ, तो स्क्रीनशॉट ले ले। तो अब आती है बात हिटलर के बारे में। अब भैया हिटलर अपना पावर में आ चुका है, हिटलर राइज टू पावर। अब देखो हुआ क्या, हिटलर जो हमारे थे ना, वो 1889 में जन्म लिए थे, ऑस्ट्रिया में, स्पेंड हिज यूथ इन पॉवर्टी। पूरा जो उम्र उन्होंने बिताया ना गरीबी में बिताया, है ना, जो मतलब जवानी जो गुजारा ना उसने, तो वो पूरा पॉवर्टी में उतारा, मतलब गरीबी में गुजारा। इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार ही एनरोल्ड फॉर द आर्मी, एक्टेड एज ए मैनेजर इन द फ्रंट, बिकेम ए कॉर्पोरल एंड अर्नड मेडल्स फॉर द ब्रेवरी। मतलब कि जब पहला वर्ल्ड वार हुआ था ना, उस टाइम ये सबसे पहले रहते थे और इसने अपना पूरा ब्रेवरी को निभाया और उन्होंने बहुत सारा मेडल भी जीता। लेटर ज्वाइन ए स्मॉल ग्रुप कॉल्ड द जर्मन वर्कर्स पार्टी, और जर्मन वर्कर पार्टी बाद में इन्होंने ज्वाइन किया। कब? 1919 में, वर्ल्ड वार के जस्ट बाद। ही टुक ओवर द ऑर्गेनाइजेशन एंड रीनेम्ड इट द नेशनल सोशलिस्ट जर्मनी वर्कर पार्टी। ये इन्होंने अपना जो पार्टी का नाम बदल के रख दिया, नेशनल सोशलिस्ट जर्मनी वर्कर्स पार्टी, विच लेटर केम टू नोन द नाजी पार्टी। बाद में जो कहलाया गया नाजी पार्टी था वो, है ना, क्या पार्टी कहलाया गया लास्ट बाद में? नाजी पार्टी। इन 1923 ही प्लान टू सीज कंट्रोल ऑफ बिहेवियर मार्च एंड बर्लिन एंड कैप्चर पावर। इन्होंने 1923 में प्लान किया कि भैया अब चलो, अब बर्लिन के ऊपर कब्जा करो और उसके ऊपर पावर अपना धमाओ। ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन नाजिज्म बिकम मास मूवमेंट। ठीक है, अब देखो ये सब बात हुई जब पहले आए पार्टी में, सत्ता में आया, तब इन्होंने क्या क्या काम किया वो सब हम लोग अब आगे की ओर पढ़ेंगे। सबसे पहले उन्होंने क्या था, एक छोटा सा घर में, गरीब घर में पैदा लिया था, और फिर क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वार में एक मैनेजर के तहत काम किया और बहुत सारा मेडल भी जीता, और एक छोटा सा पार्टी ज्वाइन किया। कब? 1923 में,
और उसके बाद वो पार्टी ज्वाइन किया था 1919 में। वो पार्टी का क्या नाम था पहले? जर्मन वर्कर पार्टी। फिर बाद में क्या नाम हो गया? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी। फिर बाद में इसको एंड थोड़े दिन के बाद क्या हो गया? नाजी पार्टी बन गया। और 1923 में उन्होंने पावर सीज करने के लिए सोचा, कहाँ पे? बर्लिन में। ठीक है, समझ में आई? किसी को स्क्रीनशॉट लेना ले सकते, फिर बाद में अपना नोट्स बना सकते। आफ्टर 1929 बैंक्स कोलैप्स्ड, बिजनेस शट डाउन, वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स एंड द मिडिल क्लासेस were threatened with the destruction. In such a situation, Nazi propaganda stripped hope of a better future. अब देखो हुआ क्या यहाँ पर 1929 के बाद, आफ्टर वर्ल्ड वार के बाद, क्योंकि आगे मतलब वर्ल्ड वार से बहुत दिन के बाद आफ्टर 29 क्या हुआ? बैंक्स कोलैप्स हो गया, बिजनेस सबका ठप हो गया, है ना? बिजनेस सबका ठप हो गया। अब बिजनेस जब ठप हो गया तो और ऑब्वियस सी बात है कि बिजनेस ठप हुआ तो जॉब गया सबका, वर्कर किधर जाएगा? सब, है ना? सबको इधर उधर घूमने लगा। मिडिल क्लास वे आर थ्रेटेंड विद डिस्ट्रक्शन इन सच ए सिचुएशन। इतना खराब स्थिति में फंस गया कि वो लोग भी नहीं बता सकता। नाजी प्रोपेगेंडा स्टिप्ड होप, हिटलर वाज ए पावरफुल स्पीकर। हिटलर जो था ना बहुत खतरनाक, बोलने में उसका जो शैली था ना बहुत खतरनाक बोलता था, किसी को भी मुँह लेता था वो, है ना? पावरफुल स्पीकर एंड हिज वर्ड मूव्ड इन पीपल इन स्पीच। स्पीच जब देता था ना वो, तो उसके वर्ड्स जहन में, बोलते ना जहन में गड़ जाना, है ना? वो दिल में गड़ जाता था उसका स्पीच, जो बात बोलता था वो लोगों के सामने। ही प्रोमिस टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग नेशन। उन्होंने बोला कि हम एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएंगे अंडर द इनजस्टिस। हम उस इनजस्टिस को फिर से वापस लेंगे जो वर्साली ट्रीटी में हुआ था। एंड रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ द जर्मन पीपल एंड ऑल्सो प्रोमिस्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर द लुकिंग फॉर ए सिक्योर्ड फ्यूचर फॉर द यूथ। जो जवान है उसके लिए एक ऐसा जॉब हम लोग एम्प्लॉयमेंट देंगे जिसमें कि उसका ज़िंदगी जो है ना कुशल मंगल फिर से शुरू हो जाएगा ज़िंदगी। यहाँ पे उन्होंने इतना सारा वादा किया। टू रिमूव ऑल फॉरेनर इन्फ्लुएंसर एंड रिस्ट्रिक्ट ऑल फॉरेनर कंपेसेस अगेंस्ट जर्मनी, है ना? अब फॉरेनर मतलब जो बाहर से आ रहे थे ना उसको रिस्ट्रिक्ट बैंड कर देगा कि नहीं आ सकते तुम यहाँ पर, है ना? तुम जाओ भैया अपना देश जाओ। हिटलर started following a new style of politics and his followers held big rallies and public meeting to demonstrate support। अब देखो जब ये सब बात सुना तो लोग पूरा जो है ना टर्न हो गया एकदम हिटलर की तरफ, पूरा हिटलर की तरफ आ गया। देखो भैया इतना खतरनाक एक पावरफुल स्पीकर 18-19 साल का लड़का अगर इतना खतरनाक बात बोल रहा है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, एक बार दोनों लोग सपोर्ट करके देखो, तो लोग जो थे ना पूरे टर्न हो गए इसकी तरफ। अब पूरे इसकी तरफ जब आ गए, अब देखो आगे क्या होता है। मतलब ये बोला कि हम इतना सारा जॉब देंगे कि जितना भी यूथ है सबको क्या हो जाएगा, सब यूथ जितना भी यूथ है सब क्या हो जाएगा, आने वाले समय में अपना ज़िंदगी अच्छा से जीवन यापन कर पाएगा, अच्छा से ज़िंदगी जी पाएगा। उन्होंने ये सारी वादा किया। अब न्यू स्टाइल पॉलिटिक्स का न्यू स्टाइल लेकर के चला ये हिटलर। अब जब न्यू स्टाइल लेकर के चला तो सब आदमी इसी की तरफ आ गए, सब आदमी इसकी तरफ टर्न हो गए, सब आ गए इसकी तरफ, इसको सपोर्ट करने लगे सब। अब देखो आगे होता क्या है, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये उसी वाला पैराग्राफ है, ये वाला। अकॉर्डिंग टू नाजी प्रोपेगेंडा हिटलर वाज कॉल्ड ए मसीहा, ए सेवियर, अ समवन हु हैड अराइव्ड टू डिलीवर पीपल फ्रॉम देयर डिस्ट्रेस। मतलब अब अकॉर्डिंग टू नाजी प्रोपेगेंडा, नाजी के प्रोपेगेंडा के अकॉर्डिंग ना हिटलर को मसीहा बोला गया, एज ए सेवियर मतलब जो सबकी रक्षा करे उसे मसीहा बोला गया। अब देखो एज ए समवन हु हैड अराइव्ड टू डिलीवर पीपल फ्रॉम देयर डिस्ट्रेस। अब देखो इसका रिकंस्ट्रक्शन हुआ, है ना? ये जो पार्टी था उसका रिकंस्ट्रक्शन हुआ, कैसे कैसे क्या हुआ वो देखेंगे हम लोग। रिकंस्ट्रक्शन, इकोनॉमिक रिकवरी वाज असाइंड द इकोनॉमिस्ट हजमल संचत बाय हिटलर हु एम्ड एट फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू ए स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। मतलब हर आदमी को सब चीज़ का सुविधा देना ही चालू कर दिया। मतलब ये लोगों को मोहित कर रहा है अभी, मतलब ये लोगों को अपने तरफ खींच रहा है, अपने अपने अच्छे अच्छे भाषण दे करके, अच्छे अच्छे चीज़ बोल करके ये लोगों को अपनी तरफ खींचे जा रहा है। अब देखो दिस प्रोजेक्ट प्रोड्यूस द फेमस जर्मन सुपर हाईवेज एट द पीपल्स कार द बोल्शेविक्स। Hitler ruled out the League of Nations in 1933, occupied the Rhine in 1936 and integrated Austria Germany in 1938 under the slogan "One People, One Empire, One Leader."
इन्होंने ये सब सारी चीज़ें किया, यहाँ यहाँ ये रूल किया, और जो लोग से छीना गया था ना वो ज़मीन सब, वो सब फिर इन्होंने लिया और इन्होंने बोला कि अब जो होगा ना, एक स्लोगन निकाला। क्या निकाला? कि एक पीपल, एक एम्पायर और एक ही लीडर होगा। तब देखो यहाँ पे जो, अब देखो यहाँ पे जो डेमोक्रेसी था ना पहले, उसको कैसे ये लोग डिस्ट्रॉय करेगा। डेमोक्रेसी लोग पूरा खत्म कर दिया, है ना। कैसे? देखो ये बोला, वन पीपल वन एम्पायर, है ना, वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर के तहत इन लोगों ने डेमोक्रेसी यहाँ पे खत्म कर दिया। डेमोक्रेसी पूरा खत्म हो गया। अब जब एक ही आदमी रूल करेगा पूरा कंट्री को, तो डेमोक्रेसी है क्या भैया? नहीं, तो डेमोक्रेसी नहीं है। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी क्या हो गया? खत्म हो गया। तो यहाँ पे हिटलर रूल करना चालू कर दिया। देखो इन्होंने कैसे कैसे करके लोगों को मोहित किया, और एकदम ऐसा लग रहा है ना कि वाह, कि अच्छे अच्छे भाषण दे करके लोगों को पहले अपने तरफ आकर्षित किया। इसलिए ना मैंने बोला था, इसका फैन हूँ मैं, बहुत बड़ा फैन हूँ मैं, है ना। एसी तो कोई और होगा, लेकिन मैं फैन हूँ उसका, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये सब सारी बातें की, इतना खतरनाक खतरनाक बात बोल के लोगों को मोहित कर लिया। अब देखो ये कैसे एक आदमी किस तरीके से रूल कर रहा होगा कंट्री पे, कैसे अभी डेमोक्रेसी को कैसे डिस्ट्रॉय करेगा, वो हम लोग देखेंगे। इसको स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हो। अब आता है कहानी में मजा, डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी को कैसे हिटलर डिस्ट्रॉय करता है वो देखना। प्रेसिडेंट हिंडबर्ग ऑफ ए फ्रेडर ऑफ ए chancellorship on 13 January 1933, the highest position in the cabinet of a minister of Hitler, है ना। इसको अब हाईएस्ट पोजीशन पे डाल दिया गया। द फ्री डिक्री ऑफ 28 फरवरी 1933 सस्पेंडेड सिविल राइट लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, है ना। तो क्या क्या कर दिया? सस्पेंड कर दिया। क्या क्या? बोलने का अधिकार नहीं है भैया किसी को, स्पीच अधिकार नहीं है, असेंबली एड बीन ग्रांटेड बाय द वेमार कॉन्स्टिट्यूशन। वेमार के कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या बोल दिया कि अब तुम अपने मन से कुछ बोल नहीं सकता, फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म कर दिया, प्रेस मीडिया को कंट्रोल में कर लिया, सब चीज अपने बस में कर लिया। ये कौन? ये हिटलर साहब सब चीज को धीरे धीरे अपने बस में करते चला जा रहा है। अब देखो यहाँ पे, अब जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन लिया, कोई भी आदमी इसके खिलाफ बोल सकता है? नहीं बोल सकता। इसका मतलब क्या हुआ? डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का तोड़ रहा है। फ्रीडम ऑफ प्रेस, अगर मीडिया को नहीं बोलने देगा अपने हिसाब से, तो क्या वो कभी बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। डेमोक्रेसी खत्म हो गया, फ्रीडम छीन लिया गया। ऑन 3 मार्च 1933 द फेमस एनेबलिंग एक्ट वाज पास्ड व्हिच एस्टैब्लिश्ड डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा कांड हो गया यहाँ पर। 3 मार्च को 1933 द फेमस एनेबलिंग एक एक्ट पास कर दिया कि अब जो है ना जर्मन क्या है? डिक्टेटरशिप है। डेमोक्रेसी को भैया खत्म कर दिया गया। अब देखो कैसे ये लोगों को अपनी तरफ खींचा, पहले खींच करके उसको अपने बस में कर लिया, बस में करने के बाद कंट्री को डिक्टेटरशिप कर दिया। जाओ भैया, अब कहाँ जाएगा तुम? डिक्टेटरशिप हो गया कंट्री। अब जो राजा बोलेगा वही करना ही पड़ेगा। द स्टेट टू कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी, सब अब उसके हाथ में हो गया। क्या क्या हाथ में हो गया? इकोनॉमी उसके हाथ में, मीडिया उसके हाथ में, आर्मी उसके हाथ में, जुडिशरी भी अब उसी के हाथ में। मतलब निर्णय भी वही लेगा, कानून भी वही बनाएगा, कानून भी वही तोड़ेगा, सब कुछ करेगा। कौन करेगा? अब वही करेगा। अपार्ट फ्रॉम द ऑलरेडी एक्सिस्टिंग रेगुलर पुलिस in green uniform and the SA or the storm troops, this included the gazette of the SS criminal policies and the security service। अब ये सब सारी चीजें चेंज कर दिया गया, है ना। अब देखो, US could not stay out of the war for long. Japan was expanding its power in the east. It had occupied the French Indochina and was planning to attack the base of the Pacific। अब देखो इधर ये सब तो हो ही रहा है, इधर जापान भी सोच रहा है कि भैया क्या करेंगे हम लोग, किसको किसको ऑक्यूपाई कर लिया अपना क्षेत्र को फिर से। ऑलरेडी फ्रांस पहले ही एक बड़ा, द फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम लोग पढ़े कि बहुत बड़ा ही वो संकट में फंसा हुआ था। फिर उसको देखो जापान यहाँ पे कॉन्क्यूर कर रहा, ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहा इंडो चाइना को, एंड वाज प्लानिंग टू अटैक ऑन द यूएस नेवल बेस ऑफ द पैसिफिक। पैसिफिक की तरफ उसके बेस की तरफ अटैक करने के लिए प्लान भी बना रही है ना। यहाँ पे ये प्लानिंग भी चल रहा है कि भैया आप अटैक करो ना। जब जर्मनी में ये तहलका मच रहा है तो हम लोग अब चुप क्यों बैठे, हम लोग भी कुछ करो। यहाँ पे आप कुछ करने लगा ये सब। अब ये सब फिर से वर्ल्ड वार की तरफ ही चल रहा है ना। ये सब देखो फिर ये वर्ल्ड वार ही कराएगा।
ऐसा ऐसा नहीं लग रहा कि अब देखो ये सब क्या होने लगा। अब धीरे धीरे क्या करेगा, डिक्टेटर करके पूरा कंट्री को कंक्यूर करने के लिए खोजेगा हिटलर साहब। अब तो वर्ल्ड वार होगा ही, हम क्यों जाए भैया किसी के अंडर में, ऑलरेडी तुमने जर्मनी को कर लिया है, डिक्टेटरशिप बना दिया है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, वार होने का चांसेस बन रहा है ना, वार होने का चांसेस बन रहा है। अब देखो आगे की और क्या होता है और क्या क्या डिस्ट्रक्शन हुआ है जर्मनी में, वो हम लोग देखेंगे अभी तुरंत। इसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। When Japan extended its supports to Hitler and bombed the US base at Pearl Harbor and entered the Second World War। अब देखो जैसे ही जापान क्या किया, अब सब कुछ तो कंक्यूर करने लगा सब कोई। अब धीरे 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 वर्ल्ड वार की कहानी शुरू होने वाली थी। अब देखो जापान एक्सटेंडेड इट्स सपोर्ट्स टू हिटलर, अब अपना हिटलर भैया को सपोर्ट कर दिया एंड बॉम्ब द यूएस बेस। अब बेस में उसके यूएस के बेस की तरफ क्या कर दिया, बॉम्ब पटक दिया। अब जैसे ही बॉम्ब फटका, अब क्या हुआ, यूएस भी आया वर्ल्ड वार में, लो भैया अब हम भी आएंगे वर्ल्ड वार में, तुमको कहा है। अब जैसे मान लो तुमको कोई हानि पहुंचा दिया, ठीक है, तो तुमने बोलेगा अब हम भी जाएंगे मारने के लिए तुमको, क्या मारा तुमको, है ना। अभी तक तो हम चुपचाप बैठे हुए थे, हम तुमको कुछ नहीं बोल रहे थे, तुम लोग दोनों के बीच में बाताबत्ती हो रहा था। अब तुम मेरे ऊपर क्यों हमला किया, अब अगर हमने ऊपर हमला किया है तो हम जाएंगे अब तुमको भी डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब गया वो भी सेकेंड वर्ल्ड वार में एंटर हो गया। The war ended in the May 1945 with the Hitler defeat and the US dropping the atom bomb in Hiroshima in Japan। लो भैया क्या हुआ, हिटलर भैया तो डिफीट हो गए, हार गए, है ना, हार गए। जब इसको हार गए ये, तो यूएस क्या कर दिया, एक बम पटक दिया, जाओ भैया हिरोशिमा में, कहाँ पे, जापान में, जापान के हिरोशिमा में क्या कर दिया, बम पटक दिया। लो तुमने हमारे ऊपर पटका था, हमने तुम्हारे ऊपर पटक दिया, अब जापान पूरा तास नस हो गया, खत्म हो गया। अब जैसे ही बम पटका ये पूरा खत्म हो गया, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक रहने देते हैं हम लोग, फिर हम लोग आगे के वीडियोस में बात करेंगे। अगर कहीं पे ऐसा लगा हो कि नहीं समझ में आया भैया, तो फिर मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहाँ पे समझ में नहीं आया। अगर जहाँ कहीं भी नहीं समझ में आया हो तो फिर हम फिर से क्या करेंगे, उसको फिर से दोबारा बताएंगे। अगर वहाँ भी नहीं समझ में आ रहा है तब फिर क्या कर सकते हैं हम, तुमको फिर से वीडियोस देखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए लर्न विद रंजन के साथ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।